चलिए, आपका पिछला टॉपिक जो था वो इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के बाद एक आपकी टॉपिक थी सरफेस केमिस्ट्री। फिजिकल में ये आपका कंप्लीट हो चुका था। अब आज का जो टॉपिक है वो है आपका थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स कह लीजिए, थर्मोकेमिस्ट्री कह लीजिए, एनर्जेटिक्स कह लीजिए। नीट में एक क्वेश्चन कंफर्म इससे आना है। एक क्या मिनिमम आपके दो क्वेश्चन आने हैं, कम से कम दो क्वेश्चन इसी टॉपिक से आपके आएंगे। जितना कवर हो सकता है उतने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसमें करा दिए जाएंगे। तो आइए कि क्वेश्चन के आप करते चलो। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन ए गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार द वर्क डन बाय द गैस इज। और ये देखिए यहाँ पे आपका प्रेशर बार में दिया हुआ है, जबकि आंसर जो दिया हुआ है वो जूल किलो जूल के फॉर्म में आपका दिया हुआ है। आप क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये देखिए आइसोथर्मल कंडीशन है और वॉल्यूम दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है। तो बेटा आइसोथर्मल कंडीशन में वॉल्यूम प्रेशर के फॉर्म में जो वर्क डन का फार्मूला होता है वो होता है वर्क इक्वल टू माइनस पी, और बेटा इंटरनल प्रेशर नहीं होता, एक्सटर्नल प्रेशर, और ये हो गया डेल्टा वी। अब यहाँ से आप रखिए, तो ये हो गया माइनस पी जो है वो है आपका 2 बार, और डेल्टा वी 0.25 लीटर से 0.1 लीटर से 0.25 लीटर। तो 0.25 में से 0.1 आप माइनस कीजिए तो ये आएगा 0.15। ठीक, और अब यहाँ पे देखिए, तो इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 15×2 = 29.3। ये आ गया बेटा माइनस में, और ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा आपका लीटर बार में। लीटर बार को जूल में चेंज करना है तो हमें 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाइड करना होगा। तो यहाँ से आपका हो गया -0.3 इंटू 100 आप कीजिए, एक ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर जो आएगा वो हो गया -30 जूल। तो आपका आंसर -30 जूल में जाएगा। तो ये आपका पहला। आइए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपका है इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। पूछ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में बेटा एंट्रोपी चेंज जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज होगी। तो आप यहाँ पे आइए, पहले वाले ऑप्शन में देखिए, ये 2 मोल गैसियस रिएक्टेंट है और यहाँ पे 1 मोल गैसियस प्रोडक्ट है। तो जब बेटा नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट घट रहा है तो एंट्रोपी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और एंट्रोपी डिक्रीज होगी मतलब माइनस में आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, आपकी माइनस में आएगी, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक, ये देखो इवोपोरेशन ऑफ वाटर। इवोपोरेशन ऑफ वाटर का मतलब लिक्विड वाटर गैसियस वाटर में चेंज हो रहा है, एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगला ऑप्शन एक्सपेंशन ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कोई भी गैस एक्सपेंड होगी तो उसके नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ेंगे, एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। लास्ट ऑप्शन सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस। सॉलिड गैस में चेंज होता है तो एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम 10⁻³ मीटर क्यूब टू 10⁻² मीटर क्यूब एट 300 केल्विन अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वर्क डन। फिर से बेटा ये देखिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ भी फार्मूला जो होगा वर्क डन का वो होगा वर्क डन इक्वल टू माइनस पी, और ये पी जो होगा ये क्या हो गया, एक्सटर्नल, और यहाँ पे आपका हो गया डेल्टा वी। तो अब आप इसको सॉल्व करो तो ये आपका हो गया माइनस पी डेल्टा वी में माइनस प्रेशर जो हो गया वो हो गया 10⁵, और यहाँ पे आपका डेल्टा वी हमें रखना है। तो डेल्टा वी हो गया 10⁻² माइनस 10⁻³ अब 10⁻² में से 10⁻³ करो तो ये आपका जो आएगा ये जो आपका आएगा यहाँ पे आएगा 10⁻² में से 10⁻³ ये आप कीजिए। तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, ये आपका हुआ 1/100 माइनस 1/1000।
तो यहाँ पे सॉल्व करो तो ये हो गया 1000, ठीक, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया -1, तो 9/1000। तो 9/1000 मतलब 9/1000, तो यहाँ पे 9/1000 रखिए, तो ये हो गया -9 अपॉन, ये हो गया 1000 इंटू 10 की पावर 5। आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 जो बचा और ये 9, तो ये हो गया 900। आंसर जो होगा वो हो गया -900, और ये आंसर किस में आएगा, जूल। अगर बेटा वॉल्यूम एसआई यूनिट में है और प्रेशर भी एसआई यूनिट में है, तो जो आंसर आएगा वर्क डन का वो भी किस में आएगा, एसआई में, और ये आ रहा है कितना, 900 जूल। तो ये आपका आंसर -900 जूल आ गया। आइए अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर्ड इंट्रोपी एज थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, द क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस इज, स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस इज। तो अब देखिए, स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी होने के लिए जो क्राइटेरिया होती है इंट्रोपी के फॉर्म में, वो ये होती है कि टोटल इंट्रोपी इंक्रीज होना चाहिए। टोटल इंट्रोपी का मतलब होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों की इंट्रोपी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। सिस्टम सराउंडिंग में से किसी एक की घट सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन टोटल इंट्रोपी हरदम क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो आंसर कौन सा जाएगा, पहला। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये आपका जी मेंस का क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन नीट में रिपीट हो चुका है, जे मेंस में कई बार रिपीट हो चुका है। ढंग से आप क्वेश्चन देखिए। एग्जामिनर कह रहा है कि द बॉन्ड एनर्जी ऑफ x2 y2 एंड xy आर in the ratio of 1:0.5:1. Delta H for the formation of XY is -200 kilojoule per mole. Then the bond dissociation energy of X2 will be. तो सबसे पहले जो कह रहा है वो हम रिएक्शन लिख लें। तो एग्जामिनर कह रहा है X2 प्लस Y2 हाफ मोल, X2 प्लस हाफ मोल Y2 गिव्स 1 मोल ऑफ XY, ये एग्जामिनर कह रहा है। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि x2, y2 और xy की जो बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उनका रेशियो 1:0.5:1 है ना। और इस पूरी रिएक्शन का डेल्टा H दिया हुआ है और x2 की बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है। तो हमने माना कि x2 की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो x होगी, है ना, x होगी। अब आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो एक आपको हमने कहा था कि अगर बेटा बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ हो, कोई भी एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनका बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है और हीट ऑफ कोई भी दूसरा हीट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। स्पेशली हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू स्पेशल हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये देखिए x2 का पूछ रहा है तो हमने माना x, है ना, लेकिन बेटा इस न्यूमेरिकल में हमें x2 की बॉन्ड एनर्जी नहीं लेनी है। कितने की लेनी है, हाफ x2। तो ये हो गया x/2। y2 का भी हमने मान लिया, अगर x2 का x है तो इसका भी x ही होगा रेशियो के अकॉर्डिंग। तो ये आपका हो गया हाफ का लेना है तो x/2, और ये देखिए रेशियो वाइज ये 1 है तो ये 0.5 है। तो नॉर्मल 100% अगर रेशियो होता 1:1 तो ये x/2 होता, लेकिन 0.5 है तो ये कितना हो गया, x/4। अगला, अगर आप x2 को x मान रहे हो, y2 को x मान रहे हो, तो xy भी क्या होगा, ये आपका होगा x। तो ये आपका हो गया x, तो x2 का x, y2 और ये आपका हो गया x। अब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करें, तो यहाँ से बेटा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपका डेल्टा एच फॉर्मेशन XY का कितना दिया हुआ है, -200। तो यहाँ पे हो गया -200 इक्वल टू ये आपका हो गया x/2 प्लस x/4 माइनस x। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये हो गया बेटा 4 2 2 जा 4, 2x प्लस x माइनस 4x, ये हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करो तो ये हो गया 2x प्लस x, 3x माइनस 4x, तो ये हो गया माइनस x और ये इधर गया तो ये हो गया -800 इक्वल टू माइनस x। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया
तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 800, तो ये 800 आएगी। तो ये आपका बेटा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा वो कितना होगा 800। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। एग्जामिनर कह रहा है कि फॉर ए गिवन रिएक्शन डेल्टा H इक्वल टू 35.5 किलो जूल पर मोल, डेल्टा S इक्वल टू 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट। एग्जामिनर पूछ रहा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस किस पे होगा। डेल्टा H दिया हुआ है, डेल्टा S दिया हुआ है। आइए सॉल्व करें। तो बेटा आपको मालूम है कि थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन होता है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब स्पॉन्टेनिटी के लिए क्राइटेरिया होता है कि डेल्टा H 0 से मिनिमम होना चाहिए, मतलब नेगेटिव में होना चाहिए। तो ये देखो, ये पहले बेटा 0 आए, है ना, ये 0 आए तो आपका इक्विलिब्रियम पे होगा, है ना। और फिर ये बेटा निगेटिव होगा। तो पहले हम 0 के लिए टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल लें। तो ये देखो, इसको हमने डेल्टा G को 0 मान लिया। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के बारे में हम बात करें तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इक्वल टू हुआ डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। डेल्टा H की वैल्यू एग्जामिनर ने दे रखी है 35.5 किलो जूल, तो ये हो गया 35.5 किलो जूल। और डेल्टा S का वैल्यू कितना दिया हुआ है 83.6। तो इसको आप सॉल्व करो तो ये देखिए 8 चौक 32, ये 400 समथिंग आएगा, ये बेटा 400 समथिंग आएगा। अब जो ये वैल्यू आ रहा है उससे ज़्यादा हम यहाँ पे टेम्परेचर रखेंगे, ये टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज़्यादा रखेंगे तो डेल्टा G की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। मतलब स्पॉन्टेनिटी के लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर इससे ज़्यादा लगाइए। तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा T ग्रेटर देन 425 केल्विन। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 एटमॉस्फेयर from an initial volume of 2.5 liter to final volume of 4.5 liter. The change in internal energy of the gas in joule. ठीक, अब देखिए यहाँ पे बेटा ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपका इंटरनल एनर्जी चेंज पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। और यहाँ पे इंसुलेटेड कंटेनर आपका दिया हुआ है। ठीक, तो ये देखिए फार्मूला होगा डेल्टा E या डेल्टा U निकालने का। डेल्टा U इक्वल टू होगा Q प्लस W, ये हुआ। और बेटा इंसुलेटेड वायर है या इंसुलेटेड कंटेनर है तो Q की वैल्यू क्या हो गई 0। अब यहाँ से आप W निकालिए और W को रख दीजिए। तो जो बेटा वर्क डन निकलेगा वही आपका क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज। और आप जानते हो कि वर्क डन का फार्मूला होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो यहाँ से आपका हो गया माइनस P हो गया 2.5 एटमॉस्फेयर, ये हो गया चेंज हो गया 4.5 टू 2.5, ये हो गया 2। इसको सॉल्व करो तो ये आंसर आएगा -5। और ये जो आंसर आएगा ये लीटर एटमॉस्फेयर में आएगा। लीटर एटमॉस्फेयर को बेटा जूल में चेंज करना हो तो -5, और लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में चेंज करना हो तो 101.3 से क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाइड कर दिया जाता है। तो आप 5 को 101.3 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो जो आंसर आएगा वो 505 के आसपास आएगा। और आंसर किस में जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे आपका जो होगा वो आंसर हो गया -505 जूल। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, फॉर ए सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस when its pressure is changed isothermally from Pi to Pf, the entropy change given by। एक परफेक्ट गैस है उसके लिए आइसोथर्मली प्रेशर में जो चेंज है वो Pi से Pf किया जा रहा है। इनिशियल प्रेशर Pi, फाइनल प्रेशर Pf, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगी। आइए देखें फार्मूला हम क्या अप्लाइड करेंगे। तो कहीं भी बेटा एंट्रोपी चेंज हो तो आप जानते हो कि एंट्रोपी चेंज जो होती है उसका फार्मूला Q/T होता है, ये सिंपल फार्मूला होता है। अब जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। तो ये देखिए यहाँ पे
डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा ई कह लो डेल्टा यू कह लो क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से बेटा क्यू इक्वल टू हो गया माइनस डब्ल्यू। तो सबसे पहले आप वर्क डन रखो और वर्क डन यहाँ पे आप रख दीजिए तो आपका आंसर क्या होगा, निकल आएगा। तो ये यहाँ से आप देखिए तो ये हो गया डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी का मतलब माइनस डब्ल्यू अपॉन टी। और आप जानते हो कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो गया माइनस डब्ल्यू इक्वल टू होता है माइनस 2.303 एन आर टी लॉग V2 अपॉन V1। अगर बेटा ये V2 अपॉन V1 न दिया हो तो इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर ये आपका होगा अपॉन ये टेम्परेचर हो गया। तो ये T कैंसिल हो गया। ये लॉग ln के फॉर्म में आप चेंज करो तो ये 2.3 हटा दीजिए तो यहाँ पे आंसर हो गया NR लॉग P इनिशियल अपॉन P फाइनल। और ये देखिए ये माइनस माइनस किस में चला जाएगा, प्लस में। तो आपका आंसर हो गया डेल्टा S इक्वल टू NR लॉग या ln का मतलब लॉग बेस E इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। तो आंसर जो जाएगा वो कौन सा चला गया, B। आइए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि द थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर इज। हर एक टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, आइए सॉल्व करें। तो हमें बेटा इक्वेशन मालूम है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये देखिए डेल्टा जी जो हुई ये बेटा स्पॉन्टेनिटी के लिए निगेटिव होना चाहिए। दूसरी चीज़ लो टेम्परेचर पे डेल्टा एच बड़ा होता है, टी डेल्टा एस छोटा होता है। जबकि हाई टेम्परेचर पे डेल्टा एच जो होता है ये छोटा होता है और टी डेल्टा एस क्या होता है, बड़ा होता है। अब स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें डेल्टा जी निगेटिव लाना है। देखिए किस कंडीशन में बेटा डेल्टा जी निगेटिव आ रही है। तो पहले कंडीशन में कह रहा है कि डेल्टा एच लेस देन जीरो मतलब निगेटिव है और डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव। तो ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव ये भी बेटा निगेटिव में आएगा और डेल्टा एच भी किस में आएगा, निगेटिव। ओवरऑल आंसर निगेटिव में आएगा, स्पॉन्टेनिटी होगा। तो जो पहला कंडीशन होगा वो हर एक कंडीशन में स्पॉन्टेनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट। अब आइए एग्जामिनर कह रहा है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम दिया है और पूछ रहा है कि उसके लिए कौन सा रिलेशन सही है। तो ये देखो लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में हो और उसमें बेटा वेपर प्रेशर और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और टेम्परेचर को जो आपस में रिलेट करता है उसको कहा जाता है क्लेपेरॉन इक्वेशन। क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन और क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो होती है वो बेटा वेपर प्रेशर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को आपस में क्या करती है, रिलेट करती है। क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन याद रखिएगा, वेपर प्रेशर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को आपस में रिलेट करती है। और ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं ये क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के डिफरेंशियल फॉर्म दिए हुए हैं। और क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म होता है DlnP अपॉन dt इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन RT स्क्वायर। तो जो आपका आंसर होगा वो कौन सा हो गया, B। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन ऑफ गैस। आप जानते हो कि गैस का स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन हो तो ये बेटा सरफेस में भी हमने बताया था डेल्टा जी भी निगेटिव होता है, डेल्टा एच भी निगेटिव होता है, डेल्टा एस भी क्या होता है, निगेटिव होता है। डेल्टा जी एस निगेटिव हुआ, ये भी निगेटिव हुआ। तो आंसर आपका जो जाएगा वो बी होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 13th, क्वेश्चन नंबर 13th, क्वेश्चन नंबर 13th में आप आइए। तो फॉर द रिएक्शन H2O4 गिव्स 2XO2, डेल्टा U दिया हुआ है, डेल्टा S दिया हुआ है, हिंस डेल्टा G इज। तो यहाँ पे एग्जामिनर डेल्टा G पूछ रहा है
तो आप आइए देखिए डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है। तो बेटा डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एग्जामिनर ने डेल्टा एस दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। अगर हमें डेल्टा एच मिल जाए तो न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से आप डेल्टा एच निकालिए डेल्टा यू के फॉर्म में। तो डेल्टा एच इक्वल टू हुआ डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। एन जी का मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये आपका हुआ। आर आपको मालूम है कि कितना रखना है, ये किलो कैलोरी के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। तो बेटा आर की वैल्यू 2 होती है कैलोरी के फॉर्म में, 2 कैलोरी होती है किलो कैलोरी के फॉर्म में रखना हो तो 2 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगी। टेम्परेचर आपका दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, ये आपका मिल गया। अब अगर बेटा डेल्टा जी मिल गया, डेल्टा यू दिया हुआ है, डेल्टा एन जी मिल जाए तो डेल्टा एच सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे रख दीजिएगा तो आपका बेटा डेल्टा जी भी आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट 2 हैं और यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट 0 हैं, तो 2 माइनस 0 कर दो तो डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। तो ये सारे डाटा रखिए, न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, तो क्या आपका होगा। तो अगर बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी सेम हो जाए तो आप ग्राफ के द्वारा चेक कीजिए। तो ये देखिए आपका ग्राफ हो गया, ये एनर्जी हो गई और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो गया। हम ग्राफ प्लॉट करें तो एक्टिवेशन एनर्जी दोनों बराबर है, ये बेटा हुआ है ना। तो ये आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ ये बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब देखिए डेल्टा एच का मतलब हुआ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये हुआ। या डेल्टा एच का मतलब हुआ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी सेम है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो डेल्टा एच की वैल्यू 0 हो गई, ये हमें कंफर्म मालूम है और किसी के बारे में हमें डाटा क्लियर नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन। When 5 liter of a gaseous mixture of methane and propane is perfectly combusted at 0 degree centigrade 1 atmosphere, 16 liter of oxygen at the same temperature and pressure is consumed, the amount of heat released। अब देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन जाके बेटा आप मोल कॉन्सेप्ट में चेक कीजिए। मोल कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन को आप चेक करो तो मोल कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन हो चुका है, वहाँ पे ये है। आइए अगले क्वेश्चन में 3 डायमेंशनल इक्वेशंस आर गिवन। पहला इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन दिया है और तीसरा इक्वेशन दिया है। ठीक, कह रहा है कि बेस्ड ऑन अबव इक्वेशन फाइंड आउट विच रिलेशन गिवन बिलो इज करेक्ट। तो हमें बेटा ये 3 इक्वेशन आपका दिया हुआ है और इन 3 इक्वेशन की सहायता से पूछ रहा है कि कौन सा इक्वेशन या कौन सा रिलेशन इन चारों में से सही होगा। तो ये थोड़ा आपका सोचने वाला होगा। ग्रेफाइट प्लस O2 CO2 दे रहा है, बन रहा है। ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 CO बन रहा है और CO प्लस हाफ O2 CO2 बन रहा है। तो ये देखिए हमारे पास इक्वेशन है। अगर मान लो हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो हमें डिजायर्ड इक्वेशन चाहिए C ग्रेफाइट है ना प्लस O2 गैस। तो ये हो गया CO2 गैस और डेल्टा H की वैल्यू कितनी दी हुई है x किलो जूल। ठीक, हम एक और इक्वेशन लिख रहे हैं जो दिया है कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 है ना। तो ये हो गया CO, ये देखिए
ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, और ये भी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। और यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है वो क्या है, वाई। अब सी ओ, ये गैस प्लस हाफ O2 गैस है ना, गिब्स CO2 गैस। और ये है आपका Z। अब मान लो ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड कर दो। तो ये देखो ऐड करोगे तो ये कार्बन गैस हमें मिल गया, ये CO गैस और ये CO गैस कैंसिल हो गया, हाफ O2 सिंगल O2 आ गया, ये CO2 आ गया। मतलब पहले दूसरे इक्वेशन को ऐड करो तो ये वाला इक्वेशन हमें मिल रहा है, मतलब y और z को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, x। तो आंसर हो गया x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये आपका हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टैंडर्ड रिएक्शन एंट्रोपी चेंजेज इज पॉजिटिव एंड स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज डिक्रीजेज शार्पली विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फिर से सुनिए, एग्जामिनर पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस स्टैंडर्ड रिएक्शन एंट्रोपी चेंजेज, पॉजिटिव एंट्रोपी पॉजिटिव है और गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो माइनस में है। तो सबसे पहले हम एंट्रोपी पॉजिटिव किस में आएगा, मतलब किस में एंट्रोपी आपकी बढ़ रही है वो चेक कर लें। फिर उसके बाद दूसरे वाला क्राइटेरिया चेक कर लें। तो ये देखो ये सॉलिड है, यहाँ पे गैसियस मोल्स हाफ है और यहाँ पे गैसियस मोल्स एक है। गैसियस मोल्स बढ़े मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी, तो पहले वाले ऑप्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है, दूसरे वाले ऑप्शन में गैसियस मोल्स 1.5 है, गैसियस प्रोडक्ट 1 है, एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दूसरे वाले ऑप्शन में हाफ है, 0 है, गैसेस मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। तीसरे वाले ऑप्शन में हाफ हाफ, गैसेस मोल्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, एंट्रोपी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी हो गया। मतलब केवल और केवल पहले ऑप्शन में एंट्रोपी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब पॉजिटिव हो रही है। इसलिए आपको अगले स्टेप के बारे में सोचना है नहीं, आंसर क्या चला गया, पहला। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है द इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 1.435 किलो कैलोरी पर मोल। द मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस। आइए फार्मूला लगाएं। एंट्रोपी का फार्मूला होता है Q/T, है ना। अब यहाँ पे बेटा ये आपका मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है, तो उस समय Q की वैल्यू दिया हुआ है 1.435 किलो कैलोरी, तो ये दिया हुआ किलो के लिए, हटा दिया हमने तो ये हो गया। अब आप जानते हो कि आइस मेल्ट किस टेम्परेचर पे करती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर रखना है, मतलब 273 केल्विन आपको रख देना है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ गया। अगला, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 40.66 किलो जूल पर मोल। द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज, इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, मतलब हमें फार्मूला लगाना है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT, है ना। R की वैल्यू हमें मालूम है, T की वैल्यू हमें मालूम है, R की वैल्यू मालूम है, आंसर किलो जूल में दिया हुआ है। R की वैल्यू मालूम है, T की वैल्यू मालूम है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी डेल्टा H की वैल्यू मालूम है और डेल्टा U की वैल्यू चाहिए। अब अगर डेल्टा NG की वैल्यू हमें मालूम चल जाए, यहाँ पे रख दें तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब लिक्विड वाटर किस में चेंज हो रहा है, वेपर में, गैसियस वाटर में, वेपर में। तो ये देखो ये गैस हुआ, तो इसका 1 मोल है और यहाँ पे गैसियस मोल 0 है, 1 माइनस 0, ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो डेल्टा NG की वैल्यू आप कितना रख दीजिए, 1, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। इफ़ द इंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम इज 30 किलो जूल पर मोल, द एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस इज। फिर से आपका हो गया
इंथैल्पी चेंज दिया हुआ है, मतलब डेल्टा एच दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, एंट्रोपी। तो अब यहाँ पे देखिए फार्मूला आपका हो गया डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और आप जानते हो कि जहाँ पे फेज ट्रांजिशन होता है वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होती है, तो डेल्टा जी बराबर क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से बेटा डेल्टा एस हमें चाहिए, तो डेल्टा एस इक्वल टू हो गया डेल्टा एच अपॉन टी। टेम्परेचर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। टेम्परेचर किस में रखिएगा, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड में ना रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Enthalpy change for the reaction, और रिएक्शन है 4 atomic hydrogen changes into 2 molecular hydrogen each minus 869.6 kilojule dissociation energy। तो सबसे पहले ये देखो दिया हुआ है एसोसिएशन एनर्जी, और पूछ क्या रहा है, डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक, तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में नहीं आएगा। ये देखो जब एसोसिएट हो रहा है तो एनर्जी बाहर निकल रही है, तो आंसर माइनस में है, ये टर्म माइनस में है। लेकिन वही डिसोसिएट होगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आंसर, तो इसका उल्टा रख दो कि 2H2 को हम डिसोसिएट कर रहे हैं 4 हाइड्रोजन में, तो एनर्जी देनी पड़ रही है 0.869। अब सिंगल H2 डिसोसिएट हो H में, तो ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस 869/2। कैलकुलेट करो तो आंसर हो गया 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और ये, और साइन क्या हो गया, प्लस। अगले में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन, तो यहाँ पे देखिए एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखिए फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या हो गया, जीरो। एडियाबैटिक कंडीशन है तो ये भी क्या हो गया, जीरो, और ये जीरो, ये जीरो, तो डेल्टा ई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब तीनों के तीनों जीरो हो जाएंगे। तो आंसर क्या चला गया, सी। आइए अगले क्वेश्चन पे, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ढंग से देखो, ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है और उसकी सहायता से हमें डिजायर्ड इक्वेशन की डेल्टा एच कैलकुलेट करनी है। तो बेटा बी हमें चाहिए, बी इस इक्वेशन में है, इसमें भी है, छोड़ो। डी देखो, डी 2 इक्वेशन में है, हटाइए। ई केवल और केवल इस इक्वेशन में है। अब देखो ई हमें 1 मोल चाहिए, 1 मोल दिया है, लेकिन यहाँ पे ई लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे राइट हैंड, तो इस इक्वेशन को आप रिवर्स कर दीजिए। तो ये हो गया 2D गिव्स E प्लस ए, और इक्वेशन रिवर्स होगा तो डेल्टा एच भी रिवर्स होगा, -350। अब आइए सी के बारे में बात की जाए, तो सी केवल और केवल सेकेंड इक्वेशन में है, हमें सी राइट हैंड चाहिए, सी राइट हैंड है, 2 मोल चाहिए, 2 मोल है, इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, वैसे ही रख देंगे। तो दूसरा इक्वेशन हो गया 3B गिव्स और 2C प्लस D, ये हो गया, और ये हो गया -125। अब हमें डिजायर्ड इक्वेशन में बी चाहिए, डी चाहिए, ई चाहिए और सी चाहिए। बी चाहिए, डी चाहिए, ई और सी चाहिए, ए नहीं चाहिए, ए को हटाना है। तो ए इधर है और उसमें इधर है ना। तो हमने क्या किया कि पहला वाला इक्वेशन वैसे ही रहने दिया, लेकिन इक्वेशन को 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड। तो 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे इक्वेशन को, पहले वाले को, तो ये हो गया ए गिव्स 2B, है ना। और जब इक्वेशन को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो गया आपका प्लस में 150 × 2। अब इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें, इक्वेशन को ऐड कर दें, तो ये देखिए आपका ये एक D और ये एक D कट गया, सिंगल D बचा, तो ये हो गया हमारे पास D।
है ना, प्लस। अब यहाँ पे आइए, बी 3b 2b कट गया, तो 2b और 2b कट गया, सिंगल b बचा, तो ये हो गया d प्लस बी, d प्लस बी। अब आपका यहाँ पे e है, सिंगल e है, कहीं से कैंसिल नहीं होगा, तो इसको रहने दीजिए, तो ये हो गया e और ये हो गया 2c, और ये देखिए ये a और ये a आपका कैंसिल हो गया। हमें जो डिजायर्ड इक्वेशन थी वो मिल गई, मतलब इन तीनों इक्वेशन को हमने आपस में ऐड किया तो हमें डिजायर्ड इक्वेशन मिली। तो इन तीनों को भी हम क्या कर दें, ऐड, इन तीनों को ऐड करेंगे, तो ये हो गया -475 और ये हो गया प्लस में 300, तो आंसर जो आएगा वो होगा -175, ये आपका आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन में, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन energy of activation is EA and enthalpy of reaction is delta H. Minimum value of activation energy will be, for an endothermic reaction energy of activation is EA and enthalpy of reaction is delta H. Minimum value of EA will be, तो बेटा E की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो ई ए की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कभी भी डेल्टा एच के बराबर होगी। ग्राफ के अकॉर्डिंग आप चेक कीजिए, कभी भी डेल्टा एच से कम नहीं होगा। अब अगला, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ x2, y2 एंड xy3 आर 60, 40 एंड 50 जूल पर केल्विन पर मोल रेस्पेक्टिवली फॉर द रिएक्शन हाफ x2 प्लस 3/2y2 गिव्स xy3 delta H equal to -30 kilojoule to be at equilibrium. The temperature should be, standard entropy of x2, y2 and xy3 are 60, 40, 50 joule per Kelvin per mole respectively for the reaction half x2, 3/2y2, xy3 delta H equal to -30 kilojoule टू बी एट इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर वुड बी। तो आपका बेटा इक्वेशन दिया हुआ है कि इक्वेशन जो है वो है आपका हाफ x2 प्लस 3/2y2 गिव्स xy3 डेल्टा एच इतना दिया हुआ है, तो इंथैल्पी चेंज आपका दिया हुआ है और टेम्परेचर पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे आपका जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और टेम्परेचर पूछ रहा है, तो टेम्परेचर इक्वल टू हो गया डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो यहाँ पे टेम्परेचर इक्वल टू हुआ डेल्टा एच, और डेल्टा एच दिया हुआ है -30 इंटू 10 की पावर 3, और बेटा डेल्टा एस जो दिया हुआ है वो हमें निकालना होगा। तो अब देखो डेल्टा एस इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डेल्टा एस इक्वल टू हुआ इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट xy3 की इंट्रोपी कितनी दी हुई है 50, तो ये हुआ 50 माइनस, है ना। अब x2 का दिया हुआ है 60, हमें हाफ x2 का चाहिए, तो हाफ x2 का हो गया 30 और हाफ 3/2y2, तो 3/2y2 का हो जाएगा 60, तो ये हो गया 63 90, तो 50 ये आपका है -40, ये आपका है -40। तो अब आप यहाँ पे -40 रख दीजिए, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपका जो डाटा आ जाएगा वो हो गया 0, 1, 2, 3 अपॉन 40, ये आपका हो गया 4 7 28, तो ये 7 समथिंग आएगा। तो ये आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 750 केल्विन। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। ये आपका हुआ मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 टाइप एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
पहला आपका है कि Kp ग्रेटर देन Q। Q का मतलब होता है रिएक्शन कोसेंट एट एनी टाइम, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो आपका होता है वो K होता है। अब यहाँ पे K की वैल्यू Q से ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोसेस जो होगा वो क्या हो गया आपका स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस जो होगा वो क्या हो गया स्पॉन्टेनियस। और यहाँ पे डेल्टा जी नोट की वैल्यू Kp इक्वल टू क्यू, पहले ये आइए Kp इक्वल टू क्यू, तो ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये आपको मालूम है। डेल्टा जी नॉट लेस देन आर टी एल एन क्यू, तो ये देखिए यहाँ पे आपका होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब यहाँ पे आपका जो डेल्टा जी है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो गया जीरो, तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट आपका जो है वो आ गया माइनस आर टी एल एन क्यू। और ये देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आर टी एल एन क्यू से क्या है कम है, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आर टी एल एन क्यू से कम होगी, क्यू से कम होगी, तो ये आपका बेटा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और साथ में क्या होगा एंडोथर्मिक। तो यहाँ से आपका जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस हो गया और साथ में क्या हो गया एंडोथर्मिक। एक मिनट, ये आपका बेटा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक नहीं होगा। यहाँ पे डेल्टा जी नॉट अगर ग्रेटर रहता है, ये ग्रेटर रहता है, इससे रहता है तो प्लस में होता, ये माइनस में होता तो आंसर माइनस में होता, तो स्पॉन्टेनियस होता। अब कम है तो ये भी माइनस ये भी माइनस, आंसर किस में हो गया प्लस में, तो ये आपका बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। तो ये वाला जो हुआ ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। अब यहाँ पे आपका t ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, टी डेल्टा एस, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल्टा जी जो हो गया वो क्या हो गया जीरो, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो हुआ वो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस हुआ। तो अगर बेटा T इक्विलिब्रियम डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस आए तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। अब T बड़ा है और डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से इससे बड़ा है, इसका मतलब हुआ स्पॉन्टेनियस तो होगा ही होगा, साथ में क्या हो गया एंडोथर्मिक, तो इसका जो मैचिंग होगा वो आपका क्या हो गया स्पॉन्टेनियस और एंडोथर्मिक। ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 में है 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम, द वर्क डन विल बी। तो यहाँ पे फिर से बेटा ये देखिए एक्सपेंसन हो रहा है, वैक्यूम में हो रहा है, वर्क डन कितना होगा, तो बेटा फ्री एक्सपेंसन हो रहा है, वैक्यूम का मतलब होता है फ्री एक्सपेंसन, और वर्क डन कितना होता है जीरो। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पे है फॉर वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर इतना रेस्पेक्टिवली, the temperature when gives free energy for this transformation will be 0। ठीक, तो बेटा डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एस दिया हुआ है, और टेम्परेचर पूछ रहा है, और वो टेम्परेचर पूछ रहा है जिस पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाए जीरो हो जाए। तो फिर से वही आपका इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा जी इक्वल टू जीरो हुआ तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर या डेल्टा जी जिस पे जीरो होगा ये हो गया डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, तो ये यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, ये इक्वल टू का साइन होगा। अगला ये क्वेश्चन है आपका द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस आर नोन, Fe2O3 प्लस 3 कार्बन 3 CO gives 2 iron plus 3 CO2, delta H equal to minus 26.8 kilojoule. Fe O solid plus CO gas gives iron solid plus CO2 gas, delta H equal to minus 16.5 kilojoule. The value of delta H for the following reaction is, आपका है the following 2 reactions are known, Fe2O3 solid plus 3 CO plus 2 mole iron plus 3 CO2, delta H equal to
माइनस 26.8 किलो जूल. FeO सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस गिव्स आयरन सॉलिड प्लस CO2 गैस. डेल्टा H इक्वल टू माइनस 16.5 किलो जूल. द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी. तो यहाँ पे आपका इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H पूछ रहा है. अब डिजायर्ड इक्वेशन आप देखिए, तो डिजायर्ड इक्वेशन में बेटा Fe2O3 है, सॉलिड है. जो चाहिए वो आपका है Fe2O3, ये सॉलिड है, प्लस CO गैस गिव्स 2FeO सॉलिड प्लस CO2 गैस. इसके लिए हमें डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है. तो डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है. अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, ये पहला और ये दूसरा इक्वेशन. इन दो इक्वेशन की सहायता से हमें ये इक्वेशन चाहिए. तो हमें क्या करना है, तो सोचो जिस इक्वेशन में हमें Fe2O3 चाहिए और पहले इक्वेशन में Fe2O3 है, जिस हैंड चाहिए उसी साइड है, एक मोल चाहिए एक ही मोल है, तो हम उस इक्वेशन को वैसे ही लिख दें. तो ये देखिए इस इक्वेशन को हमने ऐसे ही लिखा Fe2O3 प्लस 3CO गिव 2Fe प्लस 3CO2. ये आपका है 3CO2. अब हमें इसमें बेटा FeO कहीं नहीं है. अब हमें इस इक्वेशन में FeO चाहिए और इसमें देखिए FeO है, लेकिन हमें चाहिए बेटा राइट हैंड साइड. इसमें किस में है, लेफ्ट हैंड साइड. तो इक्वेशन को हम अपोजिट कर दें. तो इक्वेशन को हमने अपोजिट किया तो ये हो गया FeO प्लस C. इक्वेशन को अपोजिट करके हम लिखें तो हो गया Fe आयरन प्लस CO2 गिव्स FeO प्लस CO. ये हमारा हुआ. अब ये देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें 2FeO चाहिए और इसमें भी हमें एक है. तो 2FeO लाने के लिए पूरे इक्वेशन को 2 से हम मल्टीप्लाइड करें तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2CO2 हो गया, ये 2Fe हो गया, ये 2CO हो गया. अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें. और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस इक्वेशन को आपने सेकंड वाले इक्वेशन को आपने अपोजिट किया है तो ये साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 से मल्टीप्लाइड भी आपने किया है. अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये 2 आयरन, ये 2 आयरन कैंसिल हो गया, ये 3 कार्बन मोनोऑक्साइड और ये 2 कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसिल हो गया, ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड और ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल हो गया. यहाँ पे एक मोनोऑक्साइड बचा हुआ है, एक यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ है. तो देखिए क्या क्या मिल गया, Fe2O3 प्लस CO भी मिल गया, 2FeO मिल गया और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया. तो हमें कुछ नहीं करना है, माइनस 26.8 ये किलो जूल हुआ और दूसरा जो हुआ आपका वो हो गया प्लस ये हो गया 16.5 इंटू 2 ये किलो जूल ये हो गया. तो हमारे पास पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए आपस में, तो जो भी आपका आंसर होगा वो आ जाएगा. आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 है आपका द वैल्यूज ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S फॉर द रिएक्शन H. इस रिएक्शन के लिए बेटा डेल्टा H डेल्टा S दिया हुआ है. द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एक्ट. तो फिर से आपका देखिए इक्वेशन हुआ डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. अब स्पॉन्टेनियस पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पूछ रहा है, तो ये स्पॉन्टेनिटी की ओर कब जाएगा, तो इक्विलिब्रियम से आगे कब जाएगा, तो डेल्टा G आपका 0 हो गया. अब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हमने निकाल लिया डेल्टा H अपॉन डेल्टा S.
अब अगर बेटा टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से क्या हो जाए ज़्यादा, तो जो प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जी, एच एच सिंगल बॉन्ड एनर्जी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, कार्बन सिंगल बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, और एक रिएक्शन दिया हुआ है। उस रिएक्शन में इथीन 1 मोल इथीन 1 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल इथेन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। और एग्जामिनर इस रिएक्शन की इंथैल्पी पूछ रहा है। तो हम आपको बता चुके हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी पूछा जाए और एग्जामिनर उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट हैं, उनके प्रोडक्ट हैं और रिएक्टेंट हैं, उनकी बॉन्ड एनर्जी दे, तो सीधे आपको कुछ नहीं करना है, डेल्टा एच इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये आपका होता है। अब यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में क्या होगा, तो बेटा जैसे हमें C2H4 इसकी हमें बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इसकी हमें बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होगी, इसमें आप देखिए तो 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 4 इंटू एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो कितना हो गया, 410.5, साइन सब पॉजिटिव है। फिर इसमें आप देखिए कि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो 1 इंटू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो हो गया, ये आपका हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो हो गया, ये हो गया 606.10। तो ये आपका हो गया दूसरा। H2 की बॉन्ड एनर्जी निकालनी होती है, देखिए H2 एक ही है, तो एक H2 का जो बॉन्ड एनर्जी होगा 1 इंटू हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये हो गया 431.37, ये हमारे पास आ गया। अब ये देखिए, ये टोटल C2H4 की, इसको आप आपस में ऐड कर दो, तो C2H4 की बॉन्ड एनर्जी निकल गई, H2 का ये बॉन्ड एनर्जी हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए, C2H4 H2 को जोड़ दीजिए, तो C2 और प्लस H2 को जोड़ दीजिए, तो ये रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी निकल गई। ऐसे ही आप कीजिए, तो इस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी निकालिए। अब देखिए इस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी में, प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी में बेटा 1 2 3 4 5 6 6 इंटू कार्बन हाइड्रोजन, एक कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 410.5, ये आ गई, प्लस एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हो गई 336.49। तो इसको आप जोड़ दीजिए, तो बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की आ गई। अब रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी में से प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी को आप माइनस कर दो, तो जो भी आपका आंसर होगा वो आपका आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2Cl2 एंड HCl आर 434, 242 एंड 431 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl विल बी। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl पूछ रहा है। तो सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl के लिए हम रिएक्शन लिखें, तो होगा हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स 1 मोल HCl। अब देखो हमें सॉल्व करना है, मतलब इस रिएक्शन की फॉर्मेशन एनर्जी डेल्टा H फॉर्मेशन निकालना है। तो आपका हो गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाफ H2, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाफ H2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाफ Cl2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2। अब यहाँ पे हम बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 का हाफ कर दें, तो हाफ हो गया आपका 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, प्लस Cl2 का हाफ कर दें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, माइनस 431। इस डाटा को बेटा आप सॉल्व कर लो, ये पूरा का पूरा जो भी आपका आंसर होगा वो आ गया। आइए अगले में क्वेश्चन है
फॉर द गैसियस फेज रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर करेक्ट। तो ये देखिए, ये रिएक्शन आपके रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स 1 हैं, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स 2 हैं, मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है। और आप जानते हो कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, एंडोथर्मिक, और डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू 0 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब दूसरा कंडीशन ये देखिए, रिएक्शन में नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ रहे हैं, मतलब आगे जाओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन के ओर जाओ, तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ गैसेस मोल्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है तो डेल्टा एच 0 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आंसर हो गया डेल्टा एच भी 0 से ज़्यादा होगा ड्यू टू एंडोथर्मिक प्रोसेस, और डेल्टा एस भी 0 से ज़्यादा होगा क्योंकि गैसेस मोल्स मोर नंबर में बन रहे हैं, ज़्यादा नंबर में आपके क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन। नॉट स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अब ये देखिए, ये बेटा हो गया Q प्लस डब्ल्यू, मतलब डेल्टा E या डेल्टा U कह लो, ये स्टेट फंक्शन हुआ, ठीक। डेल्टा G माइनस डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, मतलब डेल्टा G, ये भी आपका स्टेट फंक्शन हुआ, है ना। और ये जो होता है Q और W, Q W, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, पाथ फंक्शन। तो ये हो गया पाथ फंक्शन। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्वेश्चन में कह रहा है कि H प्लस ओ एच माइनस गिव्स वाटर, और डेल्टा H की वैल्यू दिया हुआ है H2 प्लस हाफ O2, लिक्विड वाटर बन रहा है, उसका माइनस X2 दिया हुआ है, CO2 प्लस H2 CO प्लस वाटर, उसका डेल्टा H दिया हुआ है, C2H2 प्लस 5/2 O2, 2CO2 प्लस वाटर, डेल्टा H इक्वल टू प्लस X4 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर विल बी, लिक्विड वाटर इज, अब यहाँ पे सुनिए, 4 हमारे पास रिएक्शन है, 4 रिएक्शन है, और इन चारों रिएक्शन में एग्जामिनर पूछ रहा है कि कौन सी रिएक्शन H2O की फॉर्मेशन रिएक्शन है और उसकी इंथैल्पी कितनी है। तो ढंग से देखिए, फॉर्मेशन में क्या होता है कि कोई किस फॉर्मेशन में 1 मोल प्रोडक्ट अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने। अगर किसी भी रिएक्शन में 1 मोल प्रोडक्ट अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने, मोस्ट स्टेबल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने, तो उस रिएक्शन को फॉर्मेशन रिएक्शन कहा जाता है, और उसमें निकलने वाली एनर्जी को फॉर्मेशन एनर्जी कहा जाता है। पहली रिएक्शन आयन के फॉर्म में हो रही है, ये वाटर की बेटा फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं है, आयन के फॉर्म में है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। दूसरे रिएक्शन में देखिए 1 मोल वाटर, दूसरे रिएक्शन में 1 मोल वाटर अपने एलिमेंटल फॉर्म से बन रहा है, और इस प्रोसेस में ये जो एनर्जी निकलेगी, इसी एनर्जी को कहा जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना हो गया, -X2। तो आंसर जो होगा वो क्या हो गया, -X2। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक। एग्जामिनर कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ HHCl एंड HH एंड ClR इतना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl दिया हुआ है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl, ठीक। रिएक्शन लिखिए, हाफ मोल H2 प्लस हाफ मोल Cl2 गिव्स 1 मोल HCl। ये HCl की फॉर्मेशन हो गई। आप जानते हो फॉर्मेशन एनर्जी कितनी है, -90। तो फॉर्मेशन एनर्जी हो गई, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 नहीं, हाफ H2, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाफ H2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाफ Cl2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। तो अब H2 का हाफ हो गया, Cl2 का हाफ हो गया, आप हाफ हाफ करते चलिए, और उसमें से किसका माइनस कर दीजिए, HCl का। तो यहाँ पे आपका हो गया -90 इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2, ये दिया कितना है 240, हमें 240 से मतलब नहीं है, उसका हाफ कीजिए, तो ये हो गया 120 प्लस Cl2 का दिया हुआ है
430 दिया हुआ है ना, तो 430 का 120 नहीं होगा, H2 का 430 दिया है, तो 2 दूना 4, 2 2 या 4, 2 1 या 2, 2 5 या 10 प्लस Cl2 का 240 दिया है, हाफ कर दो, तो ये हो गया 120 माइनस HCl का पूछ रहा है, ये मान लो x हुआ। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो हो गया -90 इक्वल टू 215 प्लस 120, 200 300 335 335 माइनस एक्स, तो यहाँ से बेटा ये माइनस एक्स है, इधर गया तो ये हो गया प्लस एक्स, और 335 प्लस 90, तो ये 425 प्लस 425 आंसर आएगा, और वो भी किस में होगा, प्लस में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी फॉर ए सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इच। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी फॉर ए सिस्टम at constant temperature and constant pressure is if delta G system less than 0 process is not spontaneous। गलत है, अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज माइनस में होगा तो प्रोसेस क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस, ये गलत स्टेटमेंट है। इफ डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन 0 प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव में स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, गलत है। इफ डेल्टा जी इक्वल टू 0 सिस्टम हैज अटेंड इक्विलिब्रियम, ये सही है। इफ डेल्टा जी इक्वल टू सिस्टम इज स्टिल मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये बात बेटा आपका गलत है, तो आंसर आपका कौन सा हो गया, सी। आइए क्वेश्चन नंबर 38 में आपका है एज्यूम इच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ए ओपन कंटेनर फॉर विच रिएक्शन विल डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई। तो यहाँ से आप देखिए इक्वेशन होता है आपका डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब हमें डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई करना है, तो डेल्टा एन जी आर टी ये बेटा हमें पूरा का पूरा जीरो करना होगा, और आर जीरो नहीं हो सकता है, टी जीरो नहीं हो सकता है, तो हमें डेल्टा एन जी ये क्या करना होगा, जीरो। तो चारों रिएक्शन में देखो कि किस रिएक्शन में डेल्टा एन जी जीरो है, तो पहले वाले इक्वेशन में 2 - 3 होगा तो ये -1 आएगा, जीरो नहीं होगा। दूसरे वाले इक्वेशन में 2 - 2 ये आपका क्या हो गया, जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा ई। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई तभी हो सकता है जब डेल्टा एन जी इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। आइए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो है उसमें इंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन Br2 + Cl2 to BrCl गैस आर इतना, द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। कई बार बता चुके हैं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के लिए फार्मूला होगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो डेल्टा एच को दिया हुआ है, उसको आप डेल्टा एस से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन दे रहा है कि द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। इस क्वेश्चन को बेटा यहाँ पे छोड़िए, ये क्वेश्चन अभी ऑर्गेनिक की रिएक्शन मैकेनिज्म आएगी, उसमें हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे पूरा का पूरा। वहाँ बेंजोइन की रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज सर्टेन टू रिजल्ट इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस, तो ये देखिए स्पॉन्टेनिटी के लिए 2 क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे डिसऑर्डर के फॉर्म में पूछ रहा है और एनर्जी के फॉर्म में पूछ रहा है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तभी होता है जब प्रोसेस क्या होता है, एक्जोथर्मिक, तो एक्जोथर्मिक होना चाहिए, और दूसरा डिसऑर्डर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो आंसर हो गया इंक्रीज एक्जोथर्मिक एंड इंक्रीजिंग डिसऑर्डर। अब क्वेश्चन नंबर 42, रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली इफ, कब होगा, तो पहले देखिए डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो हो गया। अगर हमें बेटा स्पॉन्टेनिटी मेंटेन करनी है तो स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी निगेटिव होगा, और ये निगेटिव तभी आएगा जब डेल्टा एच छोटा होगा और टी डेल्टा एस क्या होगा, बड़ा होगा।
ठीक, या एक चीज़ हटा दीजिए, अभी आगे और भी कंडीशन दिया हुआ है, डेल्टा जी हमें निगेटिव करना है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि बोथ डेल्टा एच डेल्टा एस आर पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना, तो इसका प्लस और ये माइनस, माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। अब पहले वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर टी डेल्टा एस बड़ा होगा और डेल्टा एच छोटा होगा तभी बेटा स्पॉन्टेनिटी आएगी, तो ये आपका गलत हो गया। पहले वाले के अकॉर्डिंग, पहले वाले के अकॉर्डिंग स्पॉन्टेनिटी लाने के लिए हमें टी डेल्टा एस बड़ा होना चाहिए, डेल्टा एच छोटा होना चाहिए, तो पहले का आंसर नहीं होगा। अब दूसरे में डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। सेकंड वाला किसी भी कंडीशन में स्पॉन्टेनिटी नहीं शो करेगा। थर्ड दोनों हमारा पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये तभी होगा जब टी डेल्टा एस क्या होगा, बड़ा होगा, और डेल्टा एच क्या होगा, छोटा। तो टी डेल्टा एस बड़ा है और डेल्टा एच छोटा, तो तीसरे वाले कंडीशन में टी डेल्टा एस बड़ा डेल्टा एच छोटा हो तो स्पॉन्टेनिटी आएगी, और देखिए वही आंसर आपका दिया हुआ है। आइए अगले पे, द एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिएक्शन इज। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बेटा वीक बेस है ना, और ये आपकी जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स होता है 57 पॉइंट समथिंग होता है। लेकिन अगर बेटा दोनों वीक हो या दोनों में से कोई भी वीक हो तो आपकी जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी वो 57 पॉइंट समथिंग से कम होगी। जो कम होगा, जो 57 पॉइंट से जो लेस आ रहा है, कम आ रहा है, वो गया कहाँ एनर्जी, तो बेटा वीक एसिड या वीक बेस को डिसोसिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो गया, सी। आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 44। इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ब्रोमीन ब्रोमीन एंड HBr आर 433, 192 and 364 kilojoule per mole respectively. Delta H naught for the reaction H2 plus Br2 gives 2 HBr each. If the bond energy of HH, Br, H2, Br2 and HBr are. Enthalpy of the reaction, इसके लिए पूछ रहा है डेल्टा H फॉर द रिएक्शन। अच्छा एक चीज़ देखिए, इस रिएक्शन में हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं पूछ रहा है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, ठीक। तो हमें क्या करना है कि डेल्टा एच इक्वल टू ये हो गया इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, हमने मान लिया एक्स है ना, तो ये हो गया HBr का दिया हुआ है और हमें 2 HBr का रखना है, तो ये हो गया 2 × 3। एक मिनट, इंथैल्पी पूछ रहा है और दिया क्या है, बॉन्ड एनर्जी, तो आपका होगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब H2 का बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है 433 प्लस Br2 का दिया हुआ है 192 माइनस HBr का दिया हुआ है 364। हमें एक HBr से मतलब नहीं है, कितने HBr से मतलब है, 2 HBr से, तो 2 HBr का हो गया 2 × 3 64। अब सॉल्व कर लीजिए इसको तो आपका आंसर आ जाएगा, ये हो गया 5 9 3 12 41516, ये हो गया। फिर यहाँ पे ये माइनस हो गया कितना, 4 2 जा 8 6 2 जा 12 3 2 जा 6 और 1 7, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, आंसर आएगा -103। तो ये आपका आंसर हो गया डी। आइए अगले में आपका है 45th, स्टैंडर्ड इंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एट 298 केल्विन आर, इतना एंड इतना मोल पर रेस्पेक्टिवली। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द सेम रिएक्शन एट 298 केल्विन ईच, ये आपका दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी एंड इंट्रोपी चेंज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एट 298 केल्विन आर -382.64 किलोजूल पर मोल एंड -145.6 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली।
स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द सेम रिएक्शन एट 298 केल्विन ईच। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे हम देखें तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंट्रोपी चेंज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एट 298 केल्विन आर दिया हुआ है। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द सेम रिएक्शन एट 298 केल्विन ईच, ठीक। तो यहाँ पे बेटा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पूछ रहा है, तो इक्वेशन हो गया डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये है। तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दिया हुआ है माइनस 382.64 माइनस टी दिया हुआ है 298 केल्विन और डेल्टा एस नॉट का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 382.64, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या आपका निकल आएगा डेल्टा जी नॉट। आइए अगले क्वेश्चन पे, ठीक। टोटल बेटा आपके इस टॉपिक में हमने 2004 तक के टोटल 45 क्वेश्चन थे, ये 45 के 45 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो आप केमिकल काइनेटिक्स ये पढ़े रहिएगा, तो अगले में आपका जो वीडियो होगा वो केमिकल काइनेटिक्स का होगा, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद केवल और केवल एक सिंगल टॉपिक आपकी फिजिकल में बच रही है सॉल्यूशन। तो मंडे को ये पूरा का पूरा फिजिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी एक एक करके ऑर्गेनिक नेक्स्ट वीक में आपकी करा दी जाएगी। थैंक यू।